हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की अध्याय 4 पे आए हैं। चैप्टर भी 4 है। ओके, और चैप्टर का नेम है लोकतंत्र की उपलब्धियां का प्रश्नावली पे हम लोग आए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे बुक में भी यही दिया हुआ है। ओके, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के पास। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है? तो उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र लोगों का शासन है, लोगों द्वारा निर्मित होता है और लोगों की भलाई के लिए ही कार्य करता है। लोकतंत्र किस प्रकार लोगों के प्रति उत्तरदायी है और किस हद तक वैध है, इसे परखने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या होता है। क्या लोकतंत्र में लोगों को चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है? चुनी हुई सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रभावी हो पाती है? तथा क्या सरकार द्वारा फैसले शीघ्र लिए जाते हैं और फैसले कितने जन कल्याणकारी होते हैं? तो इन बातों पर ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आप लोगों को वहां से लिखना है, तब आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए उपयुक्त यानी कि ऊपर लिखे हुए बातों को कहते हैं। उपयुक्त बातों का मूल्यांकन करने पर हम पाते हैं कि लोग चुनाव में भाग लेते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का कार्य करते हैं। यह अलग बात है कि आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से मजबूत लोगों का दबदबा होता है। दबदबा होने के बावजूद, ठीक है, इसके जनता में जागरूकता की वृद्धि एवं व्यापक प्रतिरोध से लगातार सुधार की संभावनाएं बनी रहती है। आज शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के कारण लोग अपने मताधिकार का बढ़ चढ़ कर उपयोग कर रहे हैं। पहले लोगों को या तो वंचित किया जाता था अथवा उनकी रुचि नहीं रहती थी। आज लोग सिर्फ मताधिकार का ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार की निर्णय प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। यही कारण है कि सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनना पड़ता है, क्योंकि जनता द्वारा उसे हटाने का खतरा बना रहता है हर दिन, हमेशा। ओके, दूसरी बात यह है कि यह सही है कि लोकतंत्र में बहस मुबाहिसों के बाद ही फैसले किए जाते हैं। फैसलों में विधायिका की लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। स्वाभाविक है कि फैसलों में अनिवार्य रूप से विलंब होता है, यानी कि देरी होता है। यहाँ पर यह गौर करने की बात है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसले किसी खास व्यक्ति द्वारा बगैर बहस मुबाहिसों के लिए किए जाते हैं। इन फैसलों को लंबी विधायी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है, परंतु गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, तो कभी सामूहिक जन कल्याण की दृष्टि से दुरुस्त नहीं होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। सरकार जब भी कोई कानून बनाती है तो उस पर जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता के बीच भी खुलकर चर्चाएं होती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था थोड़ी बहुत कमियों के बावजूद एक सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है, और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से अगर इसकी तुलना की जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है और सभी देश अपने को लोकतांत्रिक कहने में गर्व का अनुभव कहते हैं कि मेरा देश लोकतांत्रिक है, मेरा देश लोकतंत्र है। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप लोगों के पास, जो कि VVI क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहता है कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वैध एवं जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इस आधार पर यह सोचना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इस व्यवस्था में सरकारें अच्छी होगी, साथ ही यहाँ आर्थिक खुशहाली होगी और विकास की दृष्टि से भी अग्रणी होगा।
लेकिन हम जब लोकतांत्रिक शासन और तानाशाही शासन व्यवस्था में आर्थिक खुशहाली और विकास की दरों पर गौर करते हैं तो काफ़ी निराशा होती है। इससे हम नीचे दिए हुए चार्ट से अवलोकन कर देखते हैं और पाते हैं कि आर्थिक समृद्धि के मामले में लोकतंत्र से तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है। विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दरें 1950 से 2000, शासन का प्रकार और देश विकास दर। आइए देखते हैं। सभी लोकतांत्रिक शासन कितना है तो 3.95। फिर सभी तानाशाहियाँ 4.42। तानाशाही वाले गरीब देश तो 4.34। लोकतंत्र वाले गरीब देश तो 4.28। ओके, अब देखिए, उपयुक्त आंकड़ों के अवलोकन से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से निराशा तो होती है, परंतु किसी देश का आर्थिक विकास उस देश की जनसंख्या, आर्थिक प्राथमिकताएं, अन्य देशों से सहयोग के साथ साथ वैश्विक स्थिति पर भी निर्भर करती है। लोकतांत्रिक शासन में विकास की दर में कमी के बावजूद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का चयन सर्वोत्तम होगा, क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक एवं विश्वसनीय फायदे हैं जिनका एहसास धीरे धीरे होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का क्या है। लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को पाटने में मददगार होता है और सामंजस्य के वातावरण का निर्माण करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समाज में विद्यमान अनेक सामाजिक विषमताओं, जिसे हम विविधताओं के रूप में भी देख सकते हैं, उनके बीच आपसी समझदारी एवं विश्वास को बढ़ाने में लोकतंत्र मददगार होता है। तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र नागरिकों को शांतिपूर्ण जीवन जीने में सहायक होता है। यह सच है कि समाज में विभिन्न जातीय, भाषाई एवं सांप्रदायिक समूहों के बीच मतभेद एवं टकराव बने रहते हैं। लोकतंत्र विभिन्न जातियों एवं धर्मों के बीच वैमनस्य एवं भ्रांतियों को कम करने में सहायक हुआ है, साथ ही उनके बीच टकरावों को हिंसक एवं विस्फोटक बनने से रोका है। ऐसे मतभेदों के बने रहने के कई सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारण हैं। इनके बीच टकराव तब होते हैं जब इनकी बातों की अनदेखी की जाती है अथवा इन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। सामाजिक मतभेदों एवं अंतरों के तो यहाँ पे हम लोग थे। सामाजिक मतभेदों एवं अंतरों के बीच बातचीत एवं आपसी समझदारी के माहौल के निर्माण में लोकतंत्र की अहम भूमिका होती है। लोकतंत्र लोगों के बीच एक दूसरे के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के प्रति सम्मान भाव को विकसित करता है। इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है कि विभिन्न सामाजिक विषमताओं एवं विविधताओं के बीच संवाद एवं सामंजस्य के निर्माण में सिर्फ लोकतंत्र ही सफल रहा है। इसके अतिरिक्त नागरिकों की गरिमा एवं उनकी आज़ादी की दृष्टि से भी लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं से सिर्फ आगे ही नहीं है बल्कि सर्वोत्तम है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। संवाद का अर्थ है वाद विवाद के पश्चात एक सकारात्मक निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश, अर्थात अपनी बातों को निर्भीकता से रखना और दूसरों की बातों को गंभीरता से सुनने की स्वस्थ परंपरा निर्मित करना। इस दृष्टि से लोकतंत्र से बेहतर और कोई दूसरी शासन व्यवस्था नहीं हो सकती है जहां हर तरह की आज़ादी होती है। फिर देखिए, इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामाजिक विषमताओं एवं विविधताओं के बीच आपसी समझदारी एवं सामंजस्य के निर्माण में लोकतंत्र अन्य गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से काफ़ी आगे है। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आए हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपका समाप्त हो चुका है। 4 है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी टाइप का बुक में दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के पास, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, बहुसंख्यकों का शासन।
आप लोग बुक जरूर लीजिए और पढ़िए, रीडिंग डालिए और क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ उसे जरूर मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक एवं सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में किया गया कौन सा सर्वेक्षण सही और गलत प्रतीत होता है? लिखे सत्य अथवा असत्य। तो हम यहाँ पे लिखे हैं, पहला है लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। तो बॉक्स बना के हम सत्य लिख दिए हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है, तो ये असत्य हो जाएगा, गलत है। फिर 3 है, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती है, तो असत्य है, गलत है। फिर 4 है, तानाशाही व्यवस्थाएं लोकतंत्र से बेहतर सिद्ध हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य, ये भी गलत है। तानाशाही से ज़्यादा अच्छा लोकतंत्र है। 7 है, भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों के संबंध में कौन सा कथन सही है अथवा गलत है? तो इसमें सही अथवा गलत लिखना है। सही है तो सत्य और गलत है तो असत्य। तो पहला है, आज लोग पहले से कहीं अधिक मताधिकार की उपादेयता को समझने लगे हैं, तो ये सत्य है। फिर देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, शासन की दृष्टि से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ब्रिटिश काल के शासन से बेहतर नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य, गलत है, आज बेहतर है। 3 है, अभिवंचित वर्ग के लोग चुनावों में उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं, तो ये असत्य है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राजनीतिक दृष्टि से महिलाएं पहले अधिक सत्ता में भागीदार बन रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? उत्तर हो जाएगा, भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को देखने से पहले भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों की ओर ध्यान से परखने की आवश्यकता है। यह सही है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के काले पक्षों को दर्शाने वाले उदाहरणों की कमी नहीं है। आज़ादी के पश्चात विगत 60 वर्षों के इतिहास में भ्रष्टाचार के डूबे राजनीतिज्ञ और लोकतांत्रिक संविधान के मूल उद्देश्यों को विनिष्ट करने वाले तत्वों की कमी नहीं है। इन तमाम कमजोरियों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र पश्चिम के लोकतंत्र से नायाब हैं, जो निरंतर विकास एवं परिवर्तन की ओर अग्रसर हैं। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आनन फानन तथा शीघ्रता से लिए गए निर्णयों के दुष्परिणामों से जब हम मुखातिब होते हैं, तब लगता है कि लोकतंत्र से बेहतर और कोई शासन व्यवस्था हो नहीं सकती है। इसे जब हम भारतीय लोकतंत्र के 60 वर्षों की अवधि के संदर्भ में देखते हैं, तो लगता है कि कालक्रम में हम काफ़ी सफल रहे हैं। एक समय था जब शासन व्यवस्था में आम जनता अपने को भागीदार नहीं मानती थी। जनता जज्बातों एवं भावनाओं में अपना वोट करती थी। धनाढ़ एवं आपराधिक छवि के उम्मीदवार जनता के मतों को खरीदने का जज्बा रखते थे। लेकिन जब हम 2009 ईस्वी में 15वीं लोकसभा के चुनावों का मूल्यांकन करते हैं, तो पता चलता है कि भारत की जनता ने एक साथ पूरे देश में आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को समूल खारिज कर दिया। जनता को अब विश्वास हो गया है कि वह अपने मतों से किसी को गिरा एवं उठा सकती है। आज पूरी दुनिया ने भारतीय लोकतंत्र की साख बढ़ी है और इसकी सफलता से अन्य लोकतांत्रिक देश अनुप्रेरित हो रहे हैं। आज भारतवर्ष में जनता का लगातार प्रजा से नागरिक बनने की प्रक्रिया जारी है। ओके, प्रजा से नागरिक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, जो कि VVI क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? तो उत्तर हो जाएगा, निसंदेह भारतीय लोकतंत्र की साख पूरी दुनिया में बढ़ी है। लोकतंत्र के उत्तरोत्तर विकास में जनता की भागीदारी में विस्तार हुआ है, फिर भी भारतीय लोकतंत्र उतना परिपक्व नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। इसका कारण है कि जनता का जुड़ाव उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां जनता सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर सके। अतएव इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम जनता से
शिक्षित हो। ठीक है, सर्वप्रथम जनता शिक्षित हो। शिक्षा ही उनके भीतर जागरूकता पैदा कर सकती है। यह सही है कि लोकतांत्रिक सरकारें बहुमत के आधार पर बनती है, परंतु लोकतंत्र का अर्थ बहुमत की राय से चलने वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि यहाँ अल्पमत की आकांक्षाओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि सरकारें प्रत्येक नागरिक को यह अवसर प्रदान करें ताकि वे किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बन सके। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति के साथ साथ विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर आंतरिक लोकतंत्र हो, अर्थात सार्वजनिक मुद्दों पर बहस मुबाहिसों में कमी नहीं हो। राजनीतिक दलों के लिए तो यह अति आवश्यक है कि क्योंकि सत्ता की बागडोर संभालना उनका लक्ष्य होता है। विडंबना यह है कि भारतवर्ष में नागरिकों के स्तर पर और खास तौर पर राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक विमर्श अथवा आंतरिक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का सर्वथा अभाव दिखता है, यानी कि कमी दिखता है। जाहिर है कि इसके दुष्परिणाम के तौर पर सत्ताधारी लोगों के चरित्र एवं व्यवहार गैर लोकतांत्रिक दिखेंगे और लोकतंत्र के प्रति हमारे विश्वास में कमी होगी। इसे जनता अपनी सक्रिय भागीदारी एवं लोकतंत्र में अटूट विश्वास से दूर कर सकते हैं। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। लास्ट चैप्टर बचा हुआ है इसका, चैप्टर 5। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।